13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा था। विनोद पटेल नाम का एक किसान जो अपने खेत पे जाता है, जब खेत पे पहुंचता है तो उसे अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और उस दुर्गंध को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है। तभी वो पीछा करता करता उस दुर्गंध के अपने खेत के उस कुएं तक पहुंच जाता है और उस कुएं में जब झांक कर देखता है तो 2 बोरियां थी जो पानी में तैर रही थी। बस उसने इतना देखा और इतना देखने के बाद आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों की भी आवाज लगा देता है और जैसे ही किसान मौके पर पहुंचते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो किसान कहते हैं कि तुम कुछ खुद मत करना, एक काम करो, पुलिस को 112 नंबर पर फोन करके बुला लो। पुलिस ही अपने आप से इस मामले की जांच पड़ताल करेगी कि आखिरकार ये दुर्गंध क्यों आ रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ये खाद के कट्टे या खाद की बोरियां देखी नहीं गई थी। अब पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जाती है और उन दोनों बोरियों को बाहर निकलवाया जाता है। जैसे ही बोरी बाहर निकल के आती है तो पता चलता है कि एक महिला की लाश है और उन दोनों बोरियों के अंदर शव के 4 टुकड़े थे। अब जब 4 टुकड़े थे, एक गर्दन से लेकर धड़ के बीच का हिस्सा था और बीच के हिस्से से लेकर घुटनों तक का हिस्सा था। साथ ही महिला के हाथ थे जिन्हें देखकर साफ सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन सिर नहीं मिल रहा था और पैर नहीं मिल रहे थे। सर और पैर कहां हैं? इसके बाद पुलिस ने उस कुएं के अंदर के पानी को बिल्कुल बाहर निकलवा दिया ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार सर यही हैं या फिर कहीं और हैं। पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली लेकिन ना सर हाथ लग रहा था और ना ही पैर हाथ लग रहे थे। इसके लिए 18 टीम बनाई जाती हैं। 18 टीम में 50 से ज्यादा पुलिस वाले होते हैं। उन 50 से ज्यादा पुलिस वालों ने लगभग आसपास के जितने भी 100 से ज्यादा गांव थे, गांव गांव घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की। ये यहां से भी पता नहीं चलता है। बड़ी संख्या में जो मोबाइल नंबर थे वो सर्विलांस पे लगाए जाते हैं और बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है। कातिल पकड़ा जरूर जाता है क्योंकि वो एक गलती कर जाता है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो डीआईजी खुश होकर इस अंधे कत्ल पर पुलिस की तारीफ करते हुए 50,000 रुपए की घोषणा कर देते हैं। साथ ही एसपी देहात जो होते हैं वो अपनी टीम के लिए 20,000 रुपए की घोषणा कर देते हैं। इनमें से एक कातिल जो होता है जिसने कत्ल करने के बाद लाश के 7 टुकड़े कर दिए थे, उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है और जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। आज की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो महिला कौन थी और उसके पीछे कत्ल की वजह क्या थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ का एक थाना लगता है चंदेरा और चंदेरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मेलवारा। मेलवारा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है रचना यादव, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। उसके परिवार वाले शादी कर देते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन उसके पीछे उसका जो पति था वो रोका टोकी कुछ ज्यादा करता था, क्योंकि उससे लोग बात भी करते थे। कोई ना कोई उसको देखकर प्रभावित जरूर होता था, बस उसको देखकर प्रभावित होते थे और पति को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे करके 5 साल का वक्त तो गुजर जाता है लेकिन पति और पत्नी के बीच में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मन मुटाव की स्थिति भी पैदा होने लगती है। आखिरकार 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और 2 बच्चे पैदा होने के बावजूद भी पति और पत्नी के बीच में जो आपसी विश्वास था वो विश्वास बजाय जमने के वो टूटने लगता है। 5 साल तक इनकी शादी ठीक ठाक चलती है। उसके बाद फिर वो एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। रचना यादव अपने ससुराल को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर सीधा अपने मायके में पहुंच जाती है। वहीं अपना रहना सहना शुरू कर देती है। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि कुछ वक्त बीतने के बाद उत्तर प्रदेश के जिला झांसी का थाना लगता है टोड़ी फतेहपुर और यहाँ का एक गांव लगता है महेबा। दरअसल यहाँ का रहने वाला शिवराज यादव नाम का एक लड़का होता है और इस लड़की यानी कि रचना यादव से इसकी आंखें 4 हो जाती हैं। दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार के बाद दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना शादी कर लें। शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी एक तरीका होता है, उसने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में पुराने पन्ने खोल कर रख दिए थे कि मेरे पति से कुछ इस तरह का विवाद था। शिवराज ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। साल 2023 जब आता है तो साल 2023 की बात है। शिवराज यादव का बड़ा भाई होता है और ऐसा बताया जाता है कि रचना यादव की उस पर गलत नजर थी या रचना यादव ने उस पर कोई आरोप लगाया था। कुल मिलाकर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि साहब मेरे जेठ ने मेरा रेप किया है और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और इस पूरे खेल में मेरा पति यानी कि शिवराज यादव भी बिल्कुल साथ था। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। बात बहुत ज्यादा चर्चित हो जाती है। बात गांव के एक्स प्रधान संजय के पास भी पहुंच जाती है। संजय जब इस मामले की बात सुन रहा था, क्योंकि उसका थाने में आना जाना सब चलता रहता था, गांव में बहुत ही प्रभावशाली ये व्यक्ति होता है संजय पटेल। संजय पटेल की रचना यादव से जब आमना सामना होता है, वो खुद पूछता है कि रचना यादव क्या हुआ है तुम्हारे साथ, हम भी जानना चाहते हैं और जो भी तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। अब रचना यादव ने अपने दिल की जो बातें थी वो उस एक्स प्रधान से भी बताई और एक्स प्रधान का प्रभाव इतना था कि वर्तमान में जो प्रधान होता है वो प्रधान भी इस एक्स प्रधान की बदौलत ही बना था। ये कह सकते हैं कि भले ही चाहे वो एक्स प्रधान था लेकिन गांव की प्रधानी जो चल रही थी वो संजय पटेल की वजह से ही चल रही थी।
आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट पहुंच जाता है। ये गरोठा के कोर्ट में मामला विचाराधीन था। अब प्रधान जी ने इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ा दी क्योंकि उन्हें वो महिला इनकी रचना यादव इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि उसके साथ वो आना जाना शुरू कर देते हैं और उसकी पैरवी खुद कर रहे थे। उसने कहा कि प्रधान जी खुद उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए लेकिन हम तुम्हारी बात को खराब नहीं होने देने के। ये बात कब उनकी बहुत नजदीक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता है। उनकी पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है और प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है कि पहले तो उसका रुकने का इंतजाम किया जाता है झांसी के अंदर, ताकि रुकने आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई उसके साथ आने में कोई परेशानी ना हो। बाद में उसे गुरसराय एक जगह लगती है झांसी में ही, उसको वहां पर रुकने का उसका इंतजाम कर दिया जाता है। अब प्रधान जी जब मन करता था उसके पास आते थे, जब मन करता था जाते थे। हालांकि ये बात उनकी पत्नी को पता चल जाती है, 2 बेटे भी होते हैं, लेकिन पत्नी को तो किसी तरकीब से शांत कर दिया, समझा दिया, बुझा दिया। लेकिन यहां पर इसके जो था उनका लगातार परवान चढ़ रहा था और ऐसे ही करते करते वक्त आगे जब बढ़ने लगता है, 2 साल बीत जाते हैं। जून 2025 की बात है। एक दिन खबर मिलती है कि जो रचना का पति है, जिससे क्या विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला चला है विचाराधीन, जिसका नाम है शिवराज यादव, दरअसल उसकी मौत हो जाती है। जैसे उसकी मौत होती है तो ये महिला अब प्रधान जी से कहती है, प्रधान जी अब मुझ पर अकेला नहीं रहा जाता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जो भी हो अब तुम मुझसे शादी कर लो। बात जब शादी की आती है तो कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो बेइंतहा करता हूं लेकिन शादी नहीं करना चाहता, शादी मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए जैसा चल रहा है इसको वैसे ही चलने दो। लेकिन जैसे ही पति की मौत होती है, अब कहीं ना कहीं उसके मन में यह था कि मैं इस तरह से रखेल बनके तो रहना बिल्कुल नहीं चाहती, शादी करके रहना चाहती हूं। लेकिन उधर वो शादीशुदा होता है, एक जो बेटे होते हैं, बेटों में एक बेटा 21 साल का उसका प्रधान का होता है। आखिरकार ऐसे वक्त चल रहा था। ये तारीख है 6 अगस्त 2025 की। इस महिला को यानी कि रचना यादव को पीरियड था और पीरियड की वजह से उसको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जब ज्यादा ब्लड बह रहा था तो उसने प्रधान जी को कहा कि प्रधान जी आज ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। वो पूछते हैं क्या दिक्कत है, उसको कहती है कि मुझे ज्यादा ही ब्लड बह रहा है। कहते हैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तत्काल एकदम से तुम्हारे पास आता हूं। उस महिला यानी कि रचना यादव को प्रधान जी लेके पहुंच जाते हैं सीधा हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि इसको एडमिट कराना पड़ेगा क्योंकि बिना एडमिट कराए बात बनेगी नहीं। आखिरकार एडमिट करा दिया जाता है और 2 दिन लगातार इलाज चलता है। 8 अगस्त 2025 को हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली थी। अब जैसे डिस्चार्ज कराने का नंबर आता है तो एक्स प्रधान जी संजय पटेल जी वहां जाते हैं। जाने के बाद बातचीत करते हैं। वो महिला कहती है कि घर तो किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी, यहां से जाऊंगी तो सीधा कोर्ट जाऊंगी, तुम्हारे साथ शादी करनी है, अब बाकी की जिंदगी सब तुम्हारे साथ ही बितानी है। प्रधान जी कहते हैं समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। वो आंसर पार्टी पकड़ के बैठ जाती है, यानी कि वो उस बेड को पकड़ कर बैठ जाती है। कहती है कि जब तक शादी के लिए हाँ नहीं करोगे तब तक यहां से नहीं जाऊंगी। आखिरकार प्रधान जी को वापस जाना पड़ता है और एक दिन एक्स्ट्रा वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। अब इतना परेशान हो जाता है प्रधान कि सीधा अपने भतीजे से बात करता है। जो इसका भतीजा है, नाम उसका संदीप पटेल है, जो कि झांसी के बिजोली में रहता है। उससे जाकर कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, दुखी हूं, बेटा करूं तो क्या करूं। अब चचा और भतीजे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। भतीजा कहता है कि टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा भतीजा जिंदाबाद। वो पूरी कहानी बताता है कि पिछले 2 साल में लगभग 20 लाख रुपए मैं दे चुका हूं इस औरत को, लेकिन जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करनी है। वो कहता है कि परेशान मत हो, दरअसल जो संदीप पटेल है, साल 2022 में इससे एक लड़की का मर्डर हो जाता है और इसी मामले में भी जेल जाता है। जब ये जेल गया था वहां इसकी दोस्ती होती है प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार से। वो अपने दोस्त से कहता है कि हमारे चाचा आजकल बहुत परेशानी में हैं, हमें चाचा की मदद करनी चाहिए। अब जैसी बात आती है मदद करने की, कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ये प्लानिंग करते हैं। अब चचा के साथ भतीजा अपनी कार लेके पहुंच जाता है हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2025 को। वहां जाने के बाद उसको डिस्चार्ज कराते हैं। वो कहती है कि मुझे यहां से जैसे डिस्चार्ज होंगे सीधा कोर्ट जाना है, शादी करनी है, अगर शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पड़ जाऊंगे। उससे हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि महाराज आज नहीं, एक काम करो, हम कल चलेंगे, यानी कि 10 अगस्त को चलेंगे, आज नहीं। जब ये बात कही जाती है तो आखिरकार रचना यादव तैयार हो जाती है। अब चचा भतीजे उसे अपने साथ लेके जब जाने लगते हैं तो भतीजा गाड़ी चला रहा था और रचना यादव पीछे बैठी थी। प्रधान जी भी उसके एकदम बगल में बैठ जाते हैं, उसे प्यार का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 2-3 दिन तुम हॉस्पिटल में एडमिट रही हो, दिमाग वैसे ही खराब हो गया होगा, आओ चलो कहीं सैर सपाटा करने के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। जहां हॉस्पिटल था वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक लहचूरा एक बांध लगता है, वो उधर चलने लगते हैं। जब उधर जा रहे थे रास्ते में कस्बा पड़ता है और जब कस्बा पड़ता है तो रास्ते में एक उन्हें शराब की दुकान दिखाई दे जाती है। प्रधान जी कहते हैं कि यार बहुत मैं तकलीफ में हूं, टेंशन में हूं, क्यों ना यार शराब पी जाए। अब शराब वाली बात आती है तो जो दोस्त होता है इसका संदीप का, प्रदीप, वो भी रास्ते मिल जाता है। आखिरकार शराब ली जाती है, बैठ के तसल्ली से शराब पीते हैं। वक्त को जाया कर रहे थे, खराब कर रहे थे, यानी कि दिन का वो चले हुए थे और दिन होते होते कब शाम हो जाती है और शाम होते होते कब रात होने लगती है, पता ही नहीं चलता। रचना यादव कहती है कि बहुत ज्यादा शराब पी ली है, घर चलते हैं, अब एक काम करो, ज्यादा रात हो रही है,
अब ऐसे करते करते ये सीधा पहुंच जाते हैं लहचूरा के बिल्कुल बांध के एकदम करीब पहुंच जाते हैं। इसी बीच में शराब के नशे में प्रदीप एकदम गुस्से में आता है और कहता है कि रचना यादव से कि देख रचना, सीधे सीधे साफ साफ कह रहा हूं, प्रधान जी तो सब बिल्कुल भी बयाना करने के हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। कुछ इसी अंदाज में जब प्रदीप ने ये बात कही तो रचना यादव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले कि प्रधान जी मुझसे शादी करेंगे नहीं करेंगे। वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्यों प्रधान जी, हम जो कह रहे हैं बात सही है गलत है? अब प्रधान जी की सपोर्ट में भतीजा है और भतीजे का दोस्त प्रदीप है, तभी प्रधान जी कह देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ये बात रचना सुनती है तो रचना को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। रचना कहती है कि चलो ठीक है चलते हैं, और जब जाएंगे ना तो उसके बाद फिर जो आगे होगा उसकी तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब ऐसा कुछ होता है तो कहासुनी हो जाती है। प्रधान जी को गुस्सा आ जाता है। प्रधान जी ने उसका गला तब तक दबाया जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। हालांकि उसने छटपटाने की कोशिश की तो भतीजे ने हाथ पैर पकड़ लिए और जो साथी जो था उसका दोस्त उसने भी हाथ पैर पकड़ लिए। कुल मिलाकर उस महिला को छटपटाने का ठीक से मौका भी नहीं मिल पाया, न चीखने का मौका मिला, न चिल्लाने का मौका मिला, और उसकी दम निकल जाता है, वो मर जाती है। रात ज्यादा हो जाती है। उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इस महिला को बहुत सारा वजन इसके साथ बांध दिया जाएगा, और बांधने के बाद जो ये लहचूरा बांध है दरअसल इसमें फेंक देते हैं, लाश पड़ी रहेगी, वजन के मारे कभी उठ के ऊपर आएगी नहीं, और यहां से जब इसकी लाश ही नहीं मिलेगी तो हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी। उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया, पत्थर का इंतजाम किया, ईंटों का इंतजाम किया, बांधने का इंतजाम किया, सब कुछ इंतजाम कर लिया था। और जैसे ही उस लाश को इस लहचूरा बांध पर फेंकने वाले थे, अचानक से कहीं से प्रकट हो जाती है 112 नंबर की गाड़ी। जैसे 112 नंबर की गाड़ी प्रकट हो जाती है, उसके जो एक तो रात में लाइट बहुत दूर भी होती है तो ऐसा लगता है एकदम बहुत करीब में है, तभी तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहते हैं कि पुलिस को अगर इस बात का पता चल गया तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए यहां से निकल जाते हैं। इससे पहले कि पुलिस उनके पास तक पहुंचती वो वहां से निकल जाते हैं और यहां से फिर पहुंच जाते हैं लखेरी बांध पर। लखेरी बांध जो होती है, जो वहां पहुंचते हैं तो यहां भी यही काम करने वाले थे, लेकिन इसी बीच में कहीं से कार्ड प्रकट हो जाता है। प्रकट होता है भैया में तुम या बांध पे क्या कर रहे हो, सब कुछ खैरियत तो है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जब गार्ड ने इस तरह की बात कही तो उन्होंने लगा कि शायद यहां भी बात खुल जाएगी, चलो यहां से चलते हैं। अब यहां से सीधा पहुंच जाते हैं वो खजूरी नदी पर। खजूरी नदी पर जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही गार्ड खड़ा हुआ था। आखिरकार वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद कहते हैं कि लाश गाड़ी के अंदर रखी हुई है, अब इसका करें तो क्या करें। तभी प्रधान जी के दिमाग में ख्याल आता है कि जो हमारा गांव है ना अपना महेवा, महेवा गांव से 5 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है किशोरपुर, जो कि थाना तोड़ी फतेहपुर में लगता है। और उस गांव में जो एक कुआं है और कुएं के आसपास ना तो कोई सीसीटीवी है ना कोई रिहायशी है, वहां कोई नहीं मिलेगा, वहीं चलते हैं सीधा। अब उस तीनों जने वहां पहुंच जाते हैं। इस महिला की लाश गाड़ी के अंदर थी। रात थोड़ी ज्यादा हो रही थी, 9 अगस्त 2025 की वो तारीख थी। आखिरकार वहां जाने के बाद रचना यादव के शरीर के अलग अलग करके 7 हिस्से किए जाते हैं, यानी कि इसको गर्दन से अलग किया जाता है, साथ ही धड़ को काटा जाता है, दोनों हाथ काटे जाते हैं और उसके बाद घुटनों से दोनों पैरों को अलग कर दिया जाता है। उनके पास खाद की बोरियां थी, खाली कट्टे थे, उन खाली बोरियों के अंदर लाश को रखा जाता है। बहुत सारा वजन यानी कि ईंट और पत्थर उसके अंदर रखे जाते हैं। और पैर को छोड़ के तो उस कुएं में डाल देते हैं और कुएं में डालने के बाद यहां से निकल जाते हैं और लगभग अपने ही गांव से 7 किलोमीटर दूर लखेरी नदी के पुल पर जो थे बाकी हिस्से उसको फेंक दिए जाते हैं। और जैसे ही ये बाकी हिस्से फेंके जाते हैं, अब ये सोच रहे थे कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जो रचना यादव थी वो अपने भाई से बातचीत क्या करती थी कभी कभार। अब रचना के भाई ने 9 तारीख को जो फोन किया है, 9 की रात को, तो उसका नंबर बंद आ रहा था। वो परेशान हो जाता है कि बहन का नंबर क्यों बंद आ रहा है, क्या दिक्कत है। 10 को फोन करता है, 11 को फोन करता है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। उधर जो पुलिस को लाश मिलती है तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कातिल को ढूंढने के लिए, लाश की शिनाख्त करने के लिए। आखिरकार ये थाने में पहुंच जाता है इस लड़की का भाई तोड़ी फतेहपुर में, क्योंकि इसी इलाके में ही तो उसकी ससुराल थी महेबा में। जब वहां जाता है, जाने के बाद कहता है कि मेरी बहन है, कई दिन से उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, साहब एक बार देख लीजिए, पता कर लीजिए। मोबाइल का नंबर दिया जाता है, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि महेबा के पूर्व प्रधान संजय पटेल इस रचना यादव से बहुत सारी बातें किया करते थे। हालांकि गांव के इलाके के लोगों को पता था। गांव के लोगों ने सुबहट के तौर पर कहा कि हो सकता है कि ये लाश रचना यादव की हो, लेकिन किसी की थाने में जाकर कहने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार उस लड़की के यानी कि उस महिला के भाई ने जाकर जब थाने में बातचीत करती है और पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो ये सीडीआर की वजह से आखिरकार प्रधान जी कब्जे में आ जाते हैं। जब पुलिस प्रधान जी को 20 अगस्त 2025 को पकड़ती है तो ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि रचना यादव तो जिंदा है, किसी ने झूठी अफवाह फैला दी होगी, मैं अभी 1 घंटे में लेके आ रहा हूं, आप थाने पहुंचो। जैसे वो पुलिस ने उसे छोड़ा
वो वहां से निकल जाता है, लेकिन पुलिस से ज्यादा भाग नहीं पाता है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसका जो भतीजा होता है संदीप, उसको भी पकड़ लेती है, और भतीजे का जो दोस्त होता है प्रदीप, आखिरकार उसको भी पकड़ा जाता है। लेकिन दुगांत गांव के पास पुलिस की उससे मुठभेड़ हो जाती है, और जैसी मुठभेड़ होती है तो पुलिस की गोली उसको लग जाती है, क्योंकि वो पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहा था। उसी ने कुल्हाड़ी से 7 टुकड़े किए थे उस महिला के महज 15,000 रुपए के लिए। और वैसे जब 15,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसने कहा प्रधान जी आपके लिए तो जान भी कुर्बान है, कैसी बात कर रहे हो आप, एक बार नहीं कई कत्ल कर सकते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी वो हाँक रहा था। लेकिन जब पुलिस ने जब उसको की गोली लग जाती है तब वो रोने लगता है, और सबके सामने कह रहा था कि अब भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, और डीआईजी खुश होकर इस पुलिस की टीम को 50,000 रुपए की घोषणा करते हैं। साथ ही एसपी देहात 20,000 रुपए की घोषणा करते हैं, और पुलिस की खूब वाहवाही हो रही थी, क्योंकि वाकई ये अंधा कत्ल था। कातिल को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत अच्छी चाल चली थी कि आधा हिस्सा अलग फेंकेंगे, सर मिलेगा ही नहीं तो पहचान हो ही नहीं पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस कहानी से कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि जो ये महिला है, इस महिला का जो चरित्र था शायद वो ठीक नहीं था। यही कारण था कि उसकी शादी होती है, 5 साल पहले पति के साथ रह पाती है, दूसरी शादी करती है, उससे भी बात नहीं बन पाती, और जेठ पर ये रेप जैसा आरोप लगा देती है। और ये अपने पति और जेठ पर आरोप लगाती है, तो गांव के प्रधान से इसका अफेयर शुरू हो जाता है। अब गांव के प्रधान से अफेयर के बाद फिर से शादी भी करना चाहती है, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बेटे भी हैं। इसलिए महिला को शायद गैर मर्दों की लत लगी हुई थी, और इसलिए उसने ये सब काम करने की कोशिश कर रही थी। जाते जाते पिंटू शर्मा जो कि सिंगर हैं, सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, मोहम्मद सगीर मोहम्मद साहिब अमेठी से अशरफ अली हैं, गोरखपुर से सुरेश कुमार यादव हैं, हिमाचल प्रदेश से लवली राणा हैं, मुंबई से शहजाद अहमद, राजस्थान से एजाज गुड्डू, कटनी से राजू, आजमगढ़ से सौरभ गुप्ता, दुमका से ज्ञानदेव पंडित, मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुशवाहा, अयोध्या से कुंज यादव, जफर शेख, सिद्धार्थ नायक, जलालाबाद से कमोद सिंह राजपूत, दिल्ली से रामचंद्र मीणा, अल्मोड़ा से निर्मला तिवारी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।